परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम प्रारंभ कर रहे हैं संधि। सबसे पहले हिंदी के आधार पर मैं संधियों को आपको समझाना चाहता हूँ, जिससे आप संधियों की सामान्य जानकारी से अवगत हो जाएं। कुछ दिनों के बाद मैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका और लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर आपको संधियों का ज्ञान कराऊंगा, जिसमें सभी सूत्रों का ज्ञान सम्मिलित होगा। इस वीडियो में, आज के वीडियो में और आगे आने वाले कुछ वीडियो में आपको संधि की महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी मिलेगी, जो कि आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएगी और संधि के प्रति जो डर है, भय है कि बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता, वह दूर हो जाएगा। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे संधि 3 प्रकार की होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले तो आपको संधि का लक्षण बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर कुछ वर्णों को लिखा है, खास तौर से सारे स्वर हैं। इनको इसलिए यहाँ पर लिखा है कि आज एक ऐसी ट्रिक आपके सामने ला रहा हूँ, जिससे आपको स्वर संधि का जो परस्पर भेद है, या जो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, उन 5 स्वर संधि में जो मूल अंतर है, ये जो 5 स्वर संधि हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। यहाँ पर भी मैंने जो इनको कलर से लिखा है, ये काले कलर से और ये नीले कलर से, इसके प्रति भी मेरा कोई प्रयोजन है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ बहुत ही सरल पद्धति से। मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक और पूरा वीडियो देखिएगा। जिन लोगों को संधि अच्छी तरह से आती है, उनके लिए भी मेरा वादा है कि आज कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ सीख कर ही आप जाएंगे। अतः मेरे साथ बने रहिए। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संधि किसे कहते हैं? मित्रों, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब वर्ण मिलते हैं, वर्णों की अत्यंत निकटता होती है, बहुत अधिक समीपता होती है, तो 2 वर्ण मिलकर के उनमें विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को ही संधि कहते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लाता हूँ, आपको बताता हूँ कि संधि कैसे होती है। सबसे पहले आपको बता दूं, एक सूत्र के साथ और कोई भी सूत्र की चर्चा आज नहीं करूंगा, क्योंकि संधि का प्रकरण है। तो एक सूत्र आपको जरूर बता देता हूँ, वह क्या? परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात जो अत्यंत समीपता है वर्णों की, उसे संधि कहते हैं, उसको संहिता कहते हैं। तो इस सूत्र के साथ मैं प्रारंभ करता हूँ कि वर्णों के मेल को संधि कैसे कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ह्रस्वी और यहाँ पर लिख दिया दीर्घ आ। अब मित्रों, आपको आपके सामने ये 2 वर्ण हैं, ई और आ। इन दोनों वर्णों को जब आप जोड़ेंगे तो आप इनको कुछ मत सोचिए, आप केवल इन 2 वर्णों को जोड़ दीजिए। कैसे? ई आ, इन दोनों को, जो कि अभी अलग हैं, इनको अपने बोल चाल में बोलते बोलते एक बना दीजिए। आप इसको बोलते रहेंगे तो क्या निकल कर आएगा? इया 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 इया। देखिए, मैंने आपको कोई नियम नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको संधि आ गई। इस प्रकार वर्णों का जो मेल है, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है, जो परिवर्तन आया है, उसे संधि कहते हैं। मित्रों, ये केवल वर्णों को मैंने आपके सामने रखा। इसी प्रकार यदि मैं 2 पदों को यहाँ पर रख देता हूँ, श्री और ईश। चलिए संस्कृत का उदाहरण ले लेता हूँ, श्रीधन ईश। अब देखिए, यहाँ पर जब आप संधि करेंगे तब आपको क्या करना होगा? पहले पद का अंतिम स्वर निकालना होगा। तो पहले पद का अंतिम स्वर क्या है? यहाँ पर आपको देखना होगा कि पहले पद का अंतिम स्वर है दीर्घ ई, और यहाँ पर दूसरे पद का पहला स्वर क्या है?
दीर्घी। देखिए मित्रों, आपने पहले पद का अंतिम वर्ण निकाल लिया, दूसरे पद का पहला वर्ण निकाल लिया, दोनों को अलग लिख लिया और इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो दीर्घी बनेगी और आप संधि करेंगे तो संधि होने के बाद बनेगा श्रीसः। अभी मैं आपको बताऊंगा कि दीर्घी और दीर्घी जुड़ने के बाद दीर्घी क्यों बनता है, लेकिन अभी मेरा उद्देश्य यहाँ पर बताना था कि वर्णों का जो मेल है, जो वर्ण अधिक निकट आ गए हैं उनका मेल करके इस तरीके से रूप को लिख दिया गया है। तो यह देखिए संधि का उदाहरण आपके सामने। तो इस प्रकार आपने जाना कि जो वर्णों का मेल होता है उसे संधि कहते हैं। मैं आपको आज कुछ स्वर संधि के बारे में बताऊंगा जो आपको उनका परस्पर अंतर भी स्पष्ट करेंगी। स्वर संधि के पहले नाम मात्र आप तैयार कर लीजिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये आपके लिए जितनी भी कठिन लगती थी आज उतनी ही सरल लगेंगी। तो बंधुओं, अब मैं चलता हूँ, इनको आपको बताता हूँ कि आप इनको कैसे तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ स्वर लिखे हैं, बल्कि सभी स्वर लिखे हैं। इनको एक विशेष क्रम से मेरी लिखने की योजना है। वह क्या है कि आप यहाँ से लेकर के इतने स्वर को एक बार ले लीजिए। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और ली। मैंने अभी आपसे कहा कि मैं केवल संधि का सामान्य परिचय आपको बताऊंगा। मौखिक रूप से आपको बता देता हूँ। अकह सवर्णे दीर्घा। दीर्घ संधि कहाँ होती है? अक वर्णों में होती है। ये बातें आपको नियम के साथ बताऊंगा। अक क्या होता है, सवर्ण क्या होता है। लेकिन आज मैं आपको नियम ना बता करके केवल अभ्यास कराना चाहता हूँ। इसलिए आप मेरे साथ आज केवल सामान्य तौर पर सीख लीजिए। कैसे? मैंने इतने स्वर ले लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन्हीं वर्णों में आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पहली संधि है दीर्घ संधि, जो दीर्घ संधि है केवल इन्हीं स्वरों में हो सकती है। इन स्वरों में कभी भी दीर्घ संधि नहीं होती। तो यहाँ पर ये 4 स्वर मैंने रोक लिए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्वरों को कैसे लेंगे? जैसे यदि ह्रस्व या दीर्घा जुड़ता है तो दीर्घा बनता है। दीर्घा का चिन्ह इस प्रकार लिखा जाता है। इसी प्रकार यदि हम दीर्घा और दीर्घा ही जोड़ते हैं तो भी आपका दीर्घा बनेगा। ये दीर्घ संधि के सबसे सरल उदाहरणों के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण ले लीजिए। कैसा उदाहरण? देखिए, प्रेक्षा आघात। अब देखिए प्रेक्षा आघात। तो यहाँ पर प्रेक्षा का मैंने कहा ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले पद का अंतिम स्वर अलग कर लेंगे। तो पहले पद का अंतिम स्वर मैंने अलग कर लिया और दूसरे पद का अगला स्वर मैंने अलग ले लिया। यहाँ पर देखिए इनको अलग कर लिया है। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने लिखा दीर्घा और दीर्घा मिलकर दीर्घा बनता है, अर्थात इन दोनों की जगह पर क्या बन जाएगा? दीर्घा बन जाएगा। और दीर्घा का चिन्ह क्या होता है? देखिए, ठीक है। अब आपसे मेरा निवेदन है कि जब आप संधि करेंगे तो इन दोनों के स्थान पर आ ले लेंगे और आ का चिन्ह लगा देंगे। आ को यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? इस तरीके से आप लिख लेंगे तो आपको आराम रहेगा। जैसे आ को अलग कर लिया था तो यहाँ पर छा में हलंत लग गया। यहाँ पर आ को अलग कर लिया था तो क्या बना था? गार। ठीक है। आ जो अलग कर लिए थे उनको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। अब इन दोनों स्वर के स्थान पर आ गया है और आ का चिन्ह देखिए इस तरीके से लिखा जाता है। मैं उसी चिन्ह को यहाँ पर लगा दूंगा, उस चिन्ह को लगाऊंगा और यहाँ पर जो हलंत है वह हटा दूंगा। मित्रों, आप देख लीजिए कि जो दो स्वरों के स्थान पर
दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण बना था, उस वर्ण को मैंने यहाँ पर लगा दिया और हमारी संधि हो गई। मैं इसी प्रकार अन्य संधियां भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आज केवल नियम आपको सामान्य तौर पर पहचान के लिए बता रहा हूँ। इस प्रकार का जो अभ्यास है एक एक संधि को लेकर के बाद में करूंगा। मैं आपको दीर्घ संधि को विस्तार से अगले वीडियो में भी बताऊंगा और यहाँ पर एक उदाहरण के साथ मेरा उद्देश्य ये था कि संधि कैसे करेंगे, अर्थात वर्णों को कैसे जोड़ेंगे। यह मूल मंत्र मान लीजिए कि पहले पद का अंतिम वर्ण अलग कीजिए, दूसरे पद का पहला वर्ण अलग कीजिए और इसके बाद संधि पर विचार कीजिए। इन दो वर्णों के आधार पर आप तय करेंगे कि कौन सी संधि होगी। तो आपने देख लिया आ और आ होने पर दीर्घ संधि होती है और उसको आप सिद्ध कर देंगे। इस प्रकार से आप पहचानेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक आ का उदाहरण थे, इसी प्रकार ई के उदाहरण भी ले सकते हैं। ह्रस्वी और दीर्घी जब मिलती है तो दीर्घी हो जाती है। इसी प्रकार जब ह्रस्व या ह्रस्व जब मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का चिन्ह ऐसे रहता है। आप ह्रस्व चाहे दीर्घ कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं। आपको ये करना है कि चाहे ह्रस्व वर्ण स्वर उ हो चाहे दीर्घ हो, दोनों मिलकर के दीर्घ ही बनेंगे, इसलिए संधि का नाम है दीर्घ संधि। इसी प्रकार री और री जब जुड़ेगा तो आपका इस तरीके से लिखा जाएगा अथवा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। नृत्य सवर्ण रीवा और नृत्य सवर्ण रीवा। आपको नियम मैं बाद में बताऊंगा। अभी केवल आपने यह जान लिया कि दीर्घ संधि में क्या होता है। दीर्घ संधि में इतने वर्ण हो सकते हैं जब आप निकालेंगे। पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण जब आप निकालेंगे तो केवल इतने वर्णों पर ही आप दीर्घ संधि को करेंगे। इसके अतिरिक्त अब ऐसे ही मैं आपको बता दूं, यदि आपने यहाँ का कोई उदाहरण लिया ए धन ए तो क्या बनेगा, तो आप इसको दीर्घ संधि मत समझिए। ऐसी स्थिति में क्योंकि यह अक वर्णों के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक के वर्णों को लिया है दीर्घ संधि में। इसके नीचे के जो स्वर हैं वो दीर्घ संधि में नहीं लिए जाएंगे। अतः यहाँ पर ऐसी गलती मत करिएगा कि ह्रस्व और ह्रस्व जुड़ करके दीर्घ बन जाएगा या ह्रस्व और दीर्घ जुड़ करके ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मित्रों, आपने समझ लिया दीर्घ संधि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वर्णों में ही होती है। आपको ये क्रम जरूर तैयार कर लेना चाहिए। सदैव आपने छोटी से छोटी कक्षा में पढ़ा होगा अ आ इ ई उ ऊ री री ए ऐ ओ औ। इसी क्रम से आप अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए इन वर्णों को और मैं आपको सभी संधियों का स्वरूप केवल इसके आधार पर बताता हूँ, जो कि हो सकता है आपने कभी गौर ना किया हो। अभी आपने देखा था दीर्घ संधि को किन किन वर्णों के साथ करेंगे। अब आपको बताता हूँ कि गुण संधि कैसे करेंगे। इसका जो सूत्र होता है आद गुणा होता है, जिसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी केवल पहचान आपके सामने देता हूँ कैसे। अब मित्रों आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया था दीर्घ संधि में एक जैसे वर्ण 7 होंगे, यहाँ तक के वर्ण होंगे। और जब गुण संधि की बात करेंगे तब आपको ध्यान रखना है, गुण संधि करने के लिए इन 2 वर्णों को अलग कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद ये जो 4 वर्ण हैं ये आपके अलग कर लीजिए।
ठीक है। अर्थात गुण संधि की पहचान आपके सामने आ गई। क्या पहचान आ गई कि गुण संधि कब होगी? जब पहले पद का अंतिम अक्षर अ अर्थात आ हो, चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो। कौन सा वर्ण होगा ये? पहले पद का अंतिम वर्ण। इसी प्रकार इसके बाद अर्थात धन और बाद का जो पद होगा उसका पहला वर्ण इन चार में से कोई होगा। वह क्या हो सकता है? ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, और री भी हो सकता है, और लिरी भी हो सकता है। अब आपको क्या करना था? समझिए, इन दो वर्णों को अर्थात ह्रस्व आ और दीर्घ आ को अलग करना है और इसके बाद के जो वर्ण हैं ये आपको पीछे की तरफ रखने हैं। अब आप अपने आप परिभाषा बना सकते हैं गुण संधि की। क्या? जब ह्रस्व आ और दीर्घ आ के पश्चात ई उ री लिरी आता है तो आ और ई मिलकर के क्या हो जाता है? ए। आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाता है? ओ। आ और री मिलकर के क्या हो जाता है? अर। आ और लिरी मिलकर के क्या हो जाता है? अल। देखिए, मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ कि आज मैं उदाहरणों को नहीं ले रहा हूँ, केवल संधि की पहचान करा रहा हूँ कि परस्पर जो संधि है स्वर संधि उनमें अंतर क्या होता है और इन वर्णों के आधार पर आप कैसे पहचानेंगे। अब देखिए, गुण संधि का जो मूल उद्देश्य है या मूल रूप है वह आपके सामने आ गया। अर्थात इसका जो फार्मूला है, इसका जो फंडा है, एक तरीका भी है इस संधि को करने का। वह क्या है? आप जैसे कोई मेहमान आता है तो आप क्या बोलते हैं? कोई मेहमान आता है तो क्या बोलते हैं? आइए, आइए। जब आप कहते हैं आइए तो देखिए, आ के साथ जब ई होता है, देखिए आ के साथ जब ई होता है तो क्या बन जाता है? दोनों मिलकर के ए बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए आइए, अर्थात इसका उद्देश्य क्या हुआ? आ प्लस ई बराबर ए। देखिए, ये तरीका है कि आ और ई जब जुड़ता है तो ए बन जाता है और ए की मात्रा क्या होती है? ऐसे लगाई जाती है। अब आप जब भी कभी संधि करेंगे, आगे वाला वर्ण यदि आ है, पीछे वाला वर्ण ई है, तो दोनों जुड़ के क्या बनेंगे? ए बनेंगे। इस तरीके के अनेक फंडे, अनेक तरीके संधि करने के मैं आपको बताऊंगा जब अलग अलग संधि को पढ़ाऊंगा। अभी आपने समझ लिया कि इन वर्णों को जोड़कर यह स्वरूप सामने आता है तो ये कौन सी संधि कहलाता है? ये गुण संधि कहलाता है। ठीक है, तो गुण संधि का स्वरूप आपने समझ लिया। अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वह क्या है? देखिए, ये गुण संधि को मैंने काले कलर से लिखा था, वैसे ही काले कलर से यण संधि को लिखा है। इसके पीछे मेरा उद्देश्य है, क्योंकि जब आप यण संधि को पढ़ेंगे तब गुण यण, यहाँ पर एक पहचान और भी है, गुण में अणा और यण में अणा। ये देखिए, गुण यण ये भाई भाई लग रहे हैं, लेकिन ये भाई भाई नहीं है। इनका जो स्वरूप है बिल्कुल विपरीत है। बता दूं, इतने उदाहरण हैं, एक उदाहरण तो आपको समझा ही दूं। जैसे आपने पढ़ा होगा रमा, धन, ईस। ठीक है, रमा का अंतिम पद क्या है? दीर्घा। ईस का पहला पद क्या है? ई। ठीक है, अब आ और ई मिलकर के आ और ई, यहाँ पर मैंने ह्रस्व ई लिखी है, चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ही हो, बनेगा आपका ए ही। आ और ई मिलकर क्या बन जाएगा? ए। ए की क्या बनती है? मात्रा एक। आ और ई मिलकर के ए बनेगा। अब देखिए, आगे आ है, पीछे ई है। आपने इन दो वर्णों को देख लिया। इन दो वर्णों को देखते ही आपको पहचान हो जानी चाहिए कि आगे जब आ हो, पीछे इनमें से कुछ हो तो गुण संधि होती है।
तो देखते ही आप पहचान जाएंगे जब आप एक एक वर्ण निकालेंगे जिनका हमें मेल करना है। तो इसको निकाला और देखते ही आपने तुरंत पहचान लिया कि अगर दोनों एक जैसे होते, सवर्ण होते, तो दीर्घ संधि होती। यहाँ पर सवर्ण नहीं है, अर्थात आगे आ है और पीछे ई उ री ली में से कोई है, तो निश्चित रूप से कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। अब आप क्या करेंगे, मैं आपको ये चीजें बाद में विस्तार से समझाऊंगा। अब देखिए दीर्घ आ जो है वो यहाँ से अलग कर लीजिए। जब आप अलग करेंगे, आ को अलग करेंगे तो माँ में हल चिन्ह लग जाएगा। इधर आप ई को अलग कर देंगे और बचेगा क्या? सकार बचेगा। इस सकार बचेगा, ई को मैंने अलग कर लिया। अब देखिए आ और ई अलग हो गए, इन आ और ई का मेल कर दीजिए, संधि कर दीजिए। संधि करने के बाद क्या बनेगा? ए बनेगा। और ए का चिन्ह देखिए, ए आएगा तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आते ही इसका जो चिन्ह है वह माँ के ऊपर लग जाएगा और ये हट जाएगा। ये चिन्ह लग जाएगा और हल चिन्ह हट गया। इस प्रकार देखिए कौन सा वर्ण बन गया? संधि हो गई रमेश। और इस गुण संधि में पहचान होती है, एक मात्रा होती है तो गुण संधि होती है। रमेश, गणेश, इंद्रेश, सुरेंद्र, धीरेंद्र आदि सभी उदाहरण गुण संधि के होते हैं। देखिए मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ यण संधि कैसे पहचानेंगे। यण संधि के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये उल्टा कर देना है। इधर का हिस्सा इधर कर दीजिए और इधर कोई भी असमान स्वर कर दीजिए। जैसे ई उ री ली री, यहाँ से लिए थे मैंने, ई उ री ली री, इधर कर लीजिए। पहले पद का अंतिम अक्षर क्या होगा? ई उ री और ली में से कोई भी वर्ण हो सकता है। ये दीर्घ भी हो सकते हैं और ह्रस्व भी। इतना ध्यान रखेंगे। मैं जब एक एक संधि को पढ़ाऊंगा तो विस्तार से बता दूंगा। अभी संक्षिप्त रूप से समझिए। ई उ री ली री पहले पद का अंतिम वर्ण होगा और इसके पश्चात क्या होगा? कोई भी स्वर हो सकता है, तभी हम बोलते हैं असमान स्वर। क्या बोलते हैं बंधुओं? असमान स्वर। असमान क्यों बोला? आप चाहें तो अ और आ लिख सकते हैं। किसके लिए? अभी हमें आपको अभ्यास कराना है, इसलिए चाहे ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो या कोई असमान स्वर हो। कैसे कह सकते हैं असमान स्वर? ई के बाद ई नहीं होनी चाहिए। अगर ई के साथ ई जुड़ेगी तो समान स्वर हो जाएगा, ऊ के साथ ऊ जुड़ेगा तो समान स्वर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? असमान स्वर। तो असमान स्वर होने से तात्पर्य हो गया कि दीर्घ संधि नहीं होगी, क्योंकि यदि समान स्वर जुड़ेंगे तो दीर्घ संधि में चला जाएगा, और जब असमान स्वर जुड़ेंगे तो संधि बदल जाएगी। देखिए कैसे, आगे ई है और पीछे आ है। तो आपको सबसे पहले तो याद ही रखना चाहिए कि ये कैसे बदलते हैं। अभी व्यवहारिक रूप से बता दूंगा, वैसे नियम से कैसे बनेगा। ई बदल जाएगा आपका, या में हलंत लगा रहेगा। ऊ बदल जाएगा वा में हल चिन्ह लगेगा। री बदल जाएगा रा में, और लिरी बदल जाएगा लौ में। तो इस प्रकार देखिए, ई को या हो जाता है, ऊ को वा हो जाता है, री को रा हो जाता है, लिरी को ला हो जाता है। ये क्यों होता है? इको एणची इसका जो सूत्र है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप इस तरफ गौर मत कीजिए। इधर आप अभी अगर ना भी तैयार करें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा जो उद्देश्य है वो कहाँ पर है? वो केवल इन वर्णों के आधार पर संधि की पहचान कराना है। इतने वर्णों को देखते रहिए और संधियों का परिवर्तन जानते रहिए। इन वर्णों को जब आप देखेंगे तो आपको पहचान होनी चाहिए, गुण संधि होगी। इस प्रकार जब ये विपरीत होंगे, अर्थात ई उ री ली री आगे होगा
और ह्रस्व दीर्घ या कोई भी असमान स्वर पीछे होगा तो वह कौन सी संधि होगी? तो वह यण संधि होगी। अब एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, जैसे इति धन आदि, ये उदाहरण यण संधि का है। कैसे पहचान लिया? पहले आप इस पहले पद का अंतिम अक्षर निकाल लीजिए। इति का अंतिम अक्षर क्या है? आपको पता होना चाहिए। इति का अंतिम अक्षर ता नहीं है, इसका जो स्वर है वो बाद में आएगा। इति में अंत में क्या है? ई है। इधर पहले क्या है? आ है। अब बंधुओं आपसे मेरा निवेदन है, ई और आ को साथ साथ जोड़िए, अर्थात बोलिए। ई या जब आप बोलते रहेंगे तो देखिए आपको यही वर्ण निकल कर आएगा। मेरी बात अगर मानेंगे तो अभ्यास तुरंत करेंगे। ई और आ को जोड़िए, ई आ ई आ ई आ ई आ, तो आप देखिए या ही निकलेगा। जो निकलेगा वही आपको लिखना है। अब आपको ध्यान रखना है, क्या करना है? जब आपने इति में से ई को अलग कर लिया, ई को अलग कर लिया तो क्या बचा बंधुओं? ता में हल चिन्ह। देखिए स्वर अलग हो गया तो ता में हल चिन्ह लग गया। इधर आ अलग हो गया तो क्या बचा? दी बचा। ठीक है, ई अलग हो गई, आ अलग हो गया। अब ई और आ के स्थान पर क्या आ गया? या आ गया, है ना? आया कि नहीं आया? या यहाँ पर लिख लिया मैंने अलग कलर से, आप दिखता रहेगा आपको। अब देखिए जब आप इसको जोड़ेंगे तो ता में हल चिन्ह है तो ता को आधा कर देंगे। तो कैसे लिख देंगे? इस तरीके से। तो आपकी ये यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। देखिए बंधु, जब आप या कर लेंगे, इसमें कोई भी स्वर लगाएंगे वो स्वर आप या वाला पे लगा सकते हैं। जैसे ई के बाद यदि ऊ है, कहने का मतलब ये है ई और ऊ जुड़ गया, ई और ऊ जुड़ जाएगा तो आपने ई को क्या कर लिया? या। और या के साथ क्या आ गया? ऊ, तो क्या बन जाएगा? यू, है ना? यदि यहीं पर मान लीजिए ऊ है, ऊ के बाद देखिए कैसे, यदि ऊ के बाद ऊ होगा तो बंधुओं समान स्वर हो जाएगा, और ऊ के बाद ऊ होने पर दीर्घ संधि हो जाएगी, तब यण संधि नहीं होगी। तो ऊ के साथ ऊ नहीं हो सकता, इसीलिए क्या लिखा गया है? असमान स्वर, समान स्वर नहीं होना चाहिए। तो ऊ के साथ ऊ नहीं जुड़ सकता। हाँ, री के साथ ऊ जुड़ सकता है, री के साथ भी ऊ जुड़ सकता है। अब मैं ऊ के साथ आपको यदि स्वर जोड़ना है तो ऊ के साथ आ जोड़ लीजिए। तो ऊ के साथ यदि हम आ जोड़ेंगे, यदि ऊ के साथ हम आ को जोड़ते हैं तो कैसे लिखा जाएगा? आप केवल साथ साथ बोल लीजिए, क्या? ऊ और आ बोल लीजिए बंधुओं। ऊ आ साथ साथ बोलिए केवल, उआ 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 उआ। तो आप जब बोलते रहेंगे तो यही निकलेगा, है ना? यदि आप जोड़ेंगे तब, या आप नियम से चलेंगे तब भी बनेगा। क्या नियम है? ऊ को क्या हो जाता है? उआ हो जाता है। तो ऊ की जगह पर आप क्या कर लेंगे? ऊ की जगह पर आपने क्या कर लिया? उआ कर लिया, उआ में हल चिन्ह लगा लिया। अब देखिए आ है, अब ऊ को तो वा हो गया, और ये जो आ है वो वा में सम्मिलित हो जाएगा। जब आ वा में चला जाएगा तो यही तो बनेगा। इस तरीके से आप संधि का अभ्यास करेंगे जब मैं उदाहरण सहित आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार बंधुओं आपने इन 3 संधियों को समझ लिया, दीर्घ संधि और गुण तथा यण संधि। और आपने ये भी जान लिया कि गुण संधि में ह्रस्व दीर्घ पहले होता है और पश्चात में ई उ री लिरी होता है। जब आप यण में जाएंगे तो उसे उल्टा कर देंगे, ई और उ री लिरी को आगे कर देंगे, पीछे असमान स्वर कर देंगे। तो आपने अभी तक जाना केवल यहाँ तक के वर्णों के आधार पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक के वर्ण के आधार पर दीर्घ संधि बनती है, गुण संधि बनती है और यण संधि बनती है।
इसके बाद की जो दो संधियां हैं, वृद्धि संधि और अयादि संधि, इन दो संधियों का जो मतलब है या उद्देश्य है या प्रयोजन है वो इन वर्णों से है। मैं अगले वीडियो में आपको वृद्धि संधि और अयादि संधि के विषय में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। यदि बड़ा हो जाएगा तो नीरस हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तो आज के इस सत्र में बंधुओं आपने सीखा दीर्घ संधि की पहचान, गुण संधि की पहचान और यण संधि की पहचान, और आपने ये भी देख लिया कि इनमें आपस में मूल अंतर क्या है। इन संधियों को विस्तार से मैं आपको फिर से बताऊंगा, जिसमें कई उदाहरण होंगे। अभी अगले वीडियो में मैं आपको वृद्धि संधि और अयादि संधि के लिए कुछ खास टिप्स लेकर आया हूं, जो कि अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। यण संधि को अब मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस वीडियो में कुछ सीखा हो और आगे भी कुछ सीखने की इच्छा हो तो मेरे चैनल हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कुछ अच्छा लगा हो, ज्ञान प्राप्त हुआ हो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समाम।